हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग समझने वाले हैं टेली में हम लोग लेन-देन करने का जो आसान तरीका है उसको कैसे करते हैं और टेली में हम लोग कैसे मेंटेनेंस रख सकते हैं, कैसे हम लोग सामान को खरीद सकते हैं, कैसे हम लोग बेच सकते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं और उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या-क्या स्टेप को हम लोग फॉलो करके चलते हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? कंपनी क्रिएट करने के लिए एक प्रोसेस होता है अल्ट के साथ F3। अल्ट के साथ F3 जैसे आप बनाते हैं तो वहां पर आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है। जब भी आप कंपनी क्रिएट करिएगा तो एक चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का? कि अकाउंट विथ इन्वेंट्री में आप लोग क्या रख रहे हैं। अकाउंट विथ इन्वेंट्री में आपको वो चीज रखना है क्योंकि आपको ये डिसाइड कराता है कि आपको जो लेन देन करना है वो एक चीज में नहीं लेन देन करना है, फर्नीचर में करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान में करना है, अलग अलग प्रोडक्ट में करना है। प्लस पॉइंट है कि आपको ये डिसाइड करने को मदद करता है कि आपको एक ही गोडाउन में नहीं रखना है, मल्टीपल गोडाउन में काम करना है। इसके लिए लेते हैं अकाउंट विथ इन्वेंट्री, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर में क्या लेते हैं, तो 1-4 लेते हैं, ये फिक्स है। लेकिन आप यहाँ पर 20, 21, 22, 23 कुछ भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से ही ये आगे वाला डेट होता है, ठीक है। ये आपको डिसाइड कराता है कि भैया ये बुक बिगिनिंग जो है के तारीख को ओपनिंग कर रहे, ओपनिंग का जो डेट होता है वो बुक बिगिनिंग कहलाता है और ये डेट जो होता है 1-4 के बाद ही होता है या फिर 1-4 ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट में तो होता है जब हम लोग कंपनी बनाएंगे तो ये दोनों चीज को ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ ही जब हम लोग कंपनी बनाने के बाद स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि डेट को बदलना है। जब हम लोग डेट को बदलेंगे तो डेट बदलने के लिए 3 तरीका होता है। एक आपको ध्यान रखना होता है कि भैया आप यहां पर क्या डेट रखें, यहां पर फाइनेंशियल जब कंपनी बना रहे थे तो फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगिनिंग में क्या डेट रखें। इसके साथ ही इसके हिसाब से ही चेंज पीरियड होता है। चेंज पीरियड जो होता है ये आपका फाइनेंशियल ईयर के बाद वाला डेट होता है और ये आता है अल्ट F2 से। ये आपको लेना है 1-4, जो भी यहाँ लिखेगा वही सेम डेट आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। यदि आप 20 लिख रहे तो 20 होगा, 21 लिख रहे तो 21 होगा, 22 लिख रहे तो 22 होगा। इसके साथ ही साथ इसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना साल का गैपिंग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन आपको ये डेट फिक्स रखना है। 31/3 ये आपको फिक्स रखना है। यदि आप यहाँ पर 20 लेते हैं तो यहाँ पर 21 होगा, यदि आप यहाँ 21 लेते हैं तो यहाँ पर 25 ले सकते हैं, 20 लेते हैं तो 22 भी ले सकते हैं, 24 भी यहाँ पर ले सकते हैं, 22, 23, 24, 25 ये सब आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चेंज नहीं कर सकते, इसमें वही डेट ले सकते हैं जो यहाँ रहेगा और ये दोनों में वही डेट ले सकते हैं जो आपका सेशन खत्म होगा। ये लेने के बाद आप ईयरली को चेंज कर सकते हैं। आशा ये बात आप समझ गए होंगे कि आपको चेंज पीरियड में क्या लेना पड़ता है, ठीक है। आपको इसके बाद ये लेना पड़ता है। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना होता है, चेंज वाउचर डेट करना होता है। वाउचर डेट के लिए क्या होता है, अल्ट F2 के बाद हम लोग जाते हैं F2 में। F2 मतलब क्या होता है, जिस तारीख को आप लेन देन कर रहे हैं वो तारीख का डेट जो होता है वो आपका कहलाता है वाउचर डेट। तो वाउचर डेट के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्या चीज ध्यान रखना पड़ता है, तो ध्यान रखना पड़ता है कि आपका बुक बिगिनिंग के तारीख को है। जैसे हम समझा देना चाहते हैं, ये बंदा जो पूछना चाहता है आपसे पूछना चाहता है कि ये वाउचर डेट हम लोग ले सकते हैं कि नहीं F2 में, तो बोलेंगे कि F2 दबाए और इस डेट को टाइपिंग कर लिए तो ये आ जाएगा या फिर एरर आएगा। तो भैया हम बोलेंगे एरर आएगा। क्यों आएगा एरर, तो आपको ये यहां पर देखना है कि सर दुकान खोला है कब, 25/4/2020 को, तो ये तो ले सकता है क्योंकि 25/4 के बाद तो है। हाँ सर, इसके कारण तो ये ले सकता है। तो किसके कारण एरर आएगा, तो हम आपको समझा देना चाहते हैं कि भैया इसके कारण तो सही है, इसके कारण तो ये डेट ले सकता है, लेकिन क्या इसके कारण ये ले सकता है, तो आपको समझ में आएगा सर इसके कारण ये डेट नहीं ले सकता है। और ऐसा क्यों, तो हम आपको क्यों का आंसर ये देंगे कि भैया ये जो डेट ले रहा है, ये जो डेट है वो क्या है, इसके बीच में नहीं है, ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए या फिर इसके बीच में आना चाहिए, ठीक है। ना तो ये है डेट, नहीं है, ना तो ये है, नहीं है, इसके बाद का डेट है। तो आपको यदि ये डेट को सही कराना है तो यहां पर 21 नहीं रखना होगा, यहां पर आपको 22 रखना होगा, तब ये लेगा और ये एरर नहीं आएगा। मतलब ये बोलना चाहता है कि चेंज पीरियड के बाहर है, चेंज पीरियड के अंदर ये डेट नहीं है, इसलिए हम ये डेट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये वाउचर डेट इसमें समझाते हैं कि ये डेट ले सकता है कि नहीं, तो ये भी बोलता है कि भैया ये डेट भी हम नहीं ले सकते। अब क्यों नहीं ले सकता ये हम समझाते हैं। तो ये इसके बीच में तो है
इसके कारण तो ये डेट ले सकता है, हाँ सर ले सकता है। तो किसके कारण नहीं ले सकता है? तो हम बोलेंगे सर यहाँ जो बुक बिगिनिंग है, दुकान जो हम ओपनिंग किए वो 25 तारीख को किए हैं, तो 25 तारीख को जैसे हम ओपनिंग करेंगे तो हम लोग 1/4 को कैसे लेन देन कर सकते हैं? मतलब समझिए कि हम जो कोचिंग चला रहे हैं मार्च में, 15 मार्च को ओपनिंग कर दिए हैं, ठीक है, और बाहर में बंदा बैठा हुआ है 2 ही मार्च से, बोल रहा है कि भैया हम पढ़वे करेंगे, तो उसको हम नहीं पढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि 15 मार्च को ओपनिंग होगा। ऐसा कुछ दिन पहले अयोध्या में हो गया ना राम मंदिर का उद्घाटन, अब 22 तारीख को हो गया रामलला का उद्घाटन, ठीक है, या फिर जो भी है, ठीक है, और हम लोग जाके बैठ दिए हैं भैया 22 तारीख से पहले 1 जनवरी को ही बैठ दिए हैं, तो भैया हम थोड़ी ना दर्शन कर पाएंगे। लॉजिक सी बात है ना, जो काम 22 तारीख को हो रहा है 22 तारीख को आप जाइएगा तो आपको वो चीज कर सकते हैं, या फिर 22 तारीख के बाद जाना होगा, लॉजिक सी बात है ना। तो वही चीज है, आपको ये जो डेट है, वाउचर जो डेट है, ये इस तारीख के बाद और ये दोनों के बीच होना चाहिए, तभी ये डेट लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। इसके बाद स्टेप 3 में आते तो अकाउंटिंग फ्यूचर होता है, ये फ्यूचर आप चेंज कर लीजिएगा। इससे पहले हम बताते हैं कि परचेज करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या डायग्राम का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये देखिए, हम आपको समझा देना चाहते हैं कि ये चीज आपको याद करना पड़ेगा कि कस्टमर का जो होता है सैंडी डेप्टर्स होता है, सप्लायर का जो होता है सैंडी क्रेडिटर्स होता है, परचेज अकाउंट का परचेज अकाउंट होता है, सेल अकाउंट का सेल अकाउंट होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो ये तो फिक्स है, ये आपको याद हो ही जाएगा। दिक्कत होता है यहाँ पर कि सर हम लोग ऐसा क्यों लेंगे, क्योंकि इसका भी ये ले सकते हैं और इसका भी ये ले सकता है, तो ऐसा कैसे होता है? तो यही चीज हम आपको समझा देना चाहते हैं। देखिए, ये एक बंदा है, हाँ सर ये एक बंदा है, ठीक है, ये क्या बोलता है कि हम आपको कुछ सामान बेचेंगे, हाँ सर बेचेंगे, तो ये क्या हो जाता है, ये सप्लायर होता है और ये कस्टमर होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होता है, ये बंदा इसके पास जाता है, जैसे ही इसके पास जाता है तो इसके पास सामान खत्म, लो हो गया, पूरा खत्म हो गया, तो ये इसके साथ जान परिचय है, तो बोलेगा भाई मेरे को तुम अभी कुछ सामान दो, हम ये सामान इस बंदा को दे देंगे, फिर बाद में तुम बोलोगे तो हम तुमको तो इसके बदले में पैसा दे देंगे, या फिर तुम बोलोगे सामान चाहिए तो हम सामान दे देंगे, क्योंकि कस्टमर को घुमाना अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या किया, इसके बाद ये नहीं बोलेगा हम नहीं देंगे, क्योंकि देखिए कल के दिन इसका भी तो आशा होगा ना कि ये इसको फिर से देगा, तो ये इसको दे देगा। जब ये इसको सामान देगा, देखिए तो पहले कस्टमर था, तो अभी तो क्या हो गया, सप्लायर ना हो गया, तो इसी टाइप का ये अभी क्या होगा, कस्टमर ना हो गया। तो एक बंदा कभी कस्टमर की तरह बिहेव करता है और एक बंदा कभी सप्लायर की तरह बिहेव करता है। इसके लिए क्या ले सकते हैं हम लोग, कस्टमर भी ले सकते हैं और सप्लायर भी ले सकते हैं। तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जब हम लोग पार्टी का नाम लिखेंगे तो उसको कस्टमर के अंदर ले सकेंगे, तो हमको सैंडी डेप्टर्स लेना होगा और क्रेडिटर्स, तो एक ही खाता से ना हम लोग काम करेंगे, इसलिए हम लोग कस्टमर का अंडर डेप्टर्स भी ले सकते हैं और क्रेडिटर्स भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको हम आगे बता देना चाहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, परचेज का डायग्राम। अब आपको इससे पहले हम ये चीज समझा देना चाहते हैं कि ये क्या होता है, ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट आप समझिए, ठीक है। ये क्या होता है कि भैया आप जब ये, जैसे कि ये एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दे रहे हैं, ये एक बंदा है, हाँ सर ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है, इस टाइप से ये बंदा जो है इस बंदे को कुछ सामान बेचेगा या खरीदेगा, ठीक है, ये इसके पास जाता है और जाता है, बोलता है कि भैया हमको 2 गो सामान कुछ दो, तो ये बोलता है कि हम आपको सामान तो बेचेंगे, ठीक है, बेचने के लिए पूरा पूरी कंफर्म हो गया कि क्या सामान बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, सब हो गया। अब जब इसका बिलिंग करने का रहेगा तो बिलिंग अपने हिसाब से नहीं करेगा, यहां पर ये बंदा बोलेगा कि भैया ये जो बिल है, ये जो सामान आप खरीद रहे हैं, ये किसके नाम से बनेगा। तो ये बंदा बोलेगा कि हम तो अपना सामान लेने थोड़ी ना आए हैं, बगल वाला का सामान लेने आए हैं, और ये बगल वाला का सामान है। जैसे कि हम आपको समझा देना चाहते हैं, आप गांव में हैं, ठीक है, तो आप लॉजिक सी बात है, बहुत ज़्यादा गांव में है, तो आप बोलिएगा सर हम बुंडू तो जा रहे हैं, तो बगल वाला बंदा बोलेगा कि बुंडू जा रहे हो तो मेरे लिए भी ये सामान ला देना। तो क्या करोगे, यदि उसके लिए तुम पंखा ही ला रहे हो तो अपने नाम से बिलिंग थोड़ी ना बनाओगे, तुम बोलोगे उसका नाम से बिल करा दीजिए। तो ये भगवान थोड़ी ना है कि ये समझ जाएगा कि किसके नाम से बिलिंग होगा, ये बगल वाला बंदा को पूछेगा कि ये बिलिंग जो है किसके नाम से बनेगा, और वही क्या होता है, उसी को बोलते हैं पार्टी का नाम, जो कि आपका यहाँ बायर्स में लिखा था या फिर सेलर में लिखा था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इस बंदा का नाम को
इंडिकेट करेगा, या फिर इसके बदले में जो खरीदने आया है उसका नाम पार्टी का नाम होता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हम आपको समझा देना चाहते हैं कि इसके बाद क्या होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब हम लोग सामान खरीदते हैं, ठीक है, सामान खरीदते हैं, सामान जब खरीदेंगे तो हमको यहां पर देखना है स्टॉक आइटम और कैटेगरी में क्या अंतर है। स्टॉक आइटम और कैटेगरी हम समझा देना चाहते हैं कि जो भी कैटेगरी मतलब एक जात होता है, और इस जात का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइटम बोलेंगे। आइटम के साथ साथ सीरियल नंबर होता है, जैसे कि एमआई का आप खरीदने जा रहे हैं तो कौन सा मॉडल खरीद रहे हैं वो जरूरी है, तो इसी टाइप का यहाँ पर लिखा हुआ है, एचपी का जो भी मॉडल है वो लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको समझना होता है क्वांटिटी और यूनिट में क्या अंतर है। क्वांटिटी और यूनिट, यूनिट जिससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का वो होता है यूनिट, और कितना करते हैं वो होता है आपका क्वांटिटी। तो आप समझिए जब हम लोग यूनिट का यूज करेंगे तो यूनिट दो टाइप से आप लोग पढ़िएगा। एक पढ़िएगा सिंपल यूनिट जो कि होगा किलो, ग्राम, दर्जन, पेयर, पीस, ये सब सिंगल सिंगल होगा। और उसके बाद दूसरा जो यूनिट पढ़िएगा वो कंपाउंड यूनिट होगा। कंपाउंड यूनिट मतलब 2 किलो 300 ग्राम। अब बोलिएगा सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो हम इसका एग्जाम्पल एक आपको समझा देते हैं। देखिए आप ये एक मुर्गी खरीदने या फिर बतख खरीदने जा रहे हैं, बतख का ड्राइंग हम अच्छा से बना सकते हैं लगभग में। ठीक है, तो ये आप बतख खरीद रहे हैं। ठीक है, अब मान के चलिए ये बतख जो है आपका, ये 2 किलो, 2 किलो का मतलब बतख में भी नहीं होता, वो हंस हो जाएगा ना आपका। ठीक है, चलिए ये बतख को हम लोग मान लेते हैं 1 किलो और 200 ग्राम का है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि आप एक आदमी के पास जाते हैं और बोलते हैं ये बतख मेरे को चाहिए, तो बोलता है तो देंगे, बट ये 1 किलो और 200 ग्राम का है। आप बोलते हैं नहीं सर हमको तो 1 ही किलो चाहिए, तो वो बंदा क्या बोलेगा, हम इसको 200 ग्राम काट के थोड़ी ना रखेंगे सर, आपको लेना पड़ेगा तो 1 किलो 200 ग्राम कंप्लीट लेना पड़ेगा, या फिर आप यदि ये नहीं लेते हैं तो आपको 1 किलो से कम का लेना पड़ेगा। एग्जैक्ट तो हम कहाँ पाएंगे, मुर्गी भी आप कहाँ पाइएगा, नहीं ना पाइएगा। तो उस टाइम आपको क्या होगा, हो सकता है कि आपका दुकान में डबल यूनिट, कंपाउंड यूनिट का जरूरत पड़े, तो ये भी हम आपको सिखाएंगे। अब एक चीज हम आपको समझा देना चाहते हैं कि भैया गोडाउन क्या होता है। देखिए ये बंदा तो कुछ सामान बेच रहा है, ये बंदा कुछ सामान इसको बेच रहा है। ठीक है, अब ये बंदा खरीद लिया सामान, ये समझिए कि ये बंदा खरीद लिया कुछ सामान। ठीक है, किससे, इससे, है ना। अब ये सामान खरीदने के बाद ये देखिए इसका 2 गोडाउन चलता है, एक बुंडो में और दूसरा चलता है रांची में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सामान को ध्यान रखेगा कि बुंडो में रख रहा है कि रांची में। और ऐसा क्यों, क्योंकि कल के दिन लॉजिक सी बात है ना, बुंडो में रखेगा तो बुंडो से बेचेगा, और रांची में रखेगा तो रांची से बेचेगा। अब देखिए बुंडो में सामान रख लिया, अब रांची जाके खोजेगा तो कहां से पाएगा। तो इसको क्या होगा, मेंटेनेंस ध्यान रखना होगा कि कौन सा सामान हम कहाँ रख रहे हैं, ताकि उसको स्टॉक से संबंधित सामान मतलब पूरा क्लियर रहे, दिक्कत ना हो। इसके साथ ही साथ एक कंपनी का टिन नंबर होता है जो कि जीएसटी में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये समझ गए हैं। इसके बाद देखिए यहां पर आपको याद रखना होगा, यदि आपको टेली में काम कर रहे हो और टेली में काम करते करते आपको यहां पर एक कोड दिखाई देगा, यदि डबल एरो कहीं नीचे में आ रहा है तो उसको आपको कंट्रोल के साथ दबाना है। यदि कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसको नॉर्मल दबाइएगा, मतलब F6 दबा लिए तो रिसीव का खुल जाएगा, F5 दबा लिए तो पेमेंट का खुल जाएगा। डबल एरो है मतलब कंट्रोल के साथ दबाएं F8 तो क्रेडिट नोट खुल जाएगा, और सिंगल एरो रहेगा तो आपको उसको अल्ट के साथ दबाना है। ये चीज तो आपको याद रखना है। ठीक है, वाउचर क्या होता है, जिसमें हम लोग लेन देन करते, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये जो डिसाइड करते हैं इसको ही बोलते हैं वाउचर। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए अकाउंटिंग फ्यूचर, कंपनी का फ्यूचर चेंज करना होता है। तो कंपनी का फ्यूचर यदि आपको डेप्थ में पढ़ना है, पूरा ढंग से कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली वीडियो आ जाएगा। इसके साथ ही साथ हम बता देना चाहते हैं कि आपका जो है ये सबको यस रखा जाता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, बाकी आप इसको इसमें वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये चीज आपको भरना है। इसके साथ ही साथ हम आपको ये डायग्राम बता दे रहे हैं, डायग्राम क्या होता है। तो हम आपको डायग्राम समझा दिए कि डायग्राम में क्या होता है, पार्टी का नाम या वर्क क्या काम कर रहे हैं, इसको वाउचर बोलते हैं, तो ये आपको मेंशन करना है। F9 परचेज अकाउंट का अंडर परचेज अकाउंट लिखना है, इसको गलती कीजिएगा एरर आएगा, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, सेल्स अकाउंट का सेल्स अकाउंट होता है। इसी टाइप का यदि आप आगे आते हैं तो पार्टी का नाम अगला आदमी बताएगा कि ये बिल किसके नाम से बनेगा, उसका ही नाम आपको यहाँ मेंशन करना है, राम सीता गीता जो भी है। इसके अंडर आपको सेंडी डेप्टर्स या क्रेडिटर्स ले लेना है। इसके साथ ही साथ आपको आइटम नेम में क्या करना है, टोमेटो, पोटैटो, कैरेट, ये सब आपको टाइपिंग करना है। इसके बाद जैसे आगे आप बढ़ते हैं तो आपको वेजिटेबल है क्या है उसका कैटेगरी को लिखना है, यूनिट जिसमें आप उसका मेजरमेंट करते हैं उसको लिखना है, गोडाउन आप जहां पर सामान खरीद के रख रहे हैं ताकि आपको स्टॉक से संबंधित दिक्कतें ना आए, कहां पर रखें, कितना है, ये सब दिक्कत ना आए, इसलिए गोडाउन लेते हैं। क्वांटिटी में क्या होता है उसका मात्रा लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली यूनिट से कनेक्ट हो जाएगा और आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद पर रेट में आपको मेंशन करना होगा कि किलो का है कि दर्जन का है कि ग्राम का है, यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, इसका अमाउंट क्या होगा, ये दोनों का गुना करके आ जाएगा। देखिए ये डायग्राम को आपको 1 से 2 बार कर लेना है। इसको यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको आगे जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसमें तकलीफ होगा। फिलहाल हम इसी वीडियो में कन्वर्ट करने वाले हैं कंप्लीट।